अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप। और जैसे कि कल भी आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताई थी और बड़ी अच्छी से कोशिश भी की कि यार आप लोगों का जो सेकेंड ईयर का कुछ चैप्टर्स के कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, दे टेक मच टाइम, आपके पास अच्छा खासा टाइम लगता है। मुझे डिफरेंट टीचर्स से अपने बारे में या आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, जो आप लोगों की हालात हैं कि यार कभी कभी तो सर इतना ज़्यादा पढ़ा देते हैं लेकिन कभी कभी स्लो डाउन हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मेरी जान फिर चलती रहनी है। लेकिन ये इस चीज़ की मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि कल का जो दिन होगा आप लोगों के पास, जैसे कि कल वेडनेसडे है और वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 और 14 इन दोनों को इकट्ठे करवाया जाएगा, चैप्टर नंबर 13 और 14 को। और उसके इनके लिए अगर आप लोगों को ये चीज़ भी होती है कि अगर आप लोगों की जो क्लास है वो 1 घंटा मज़ीद ले ली जाती है तो वो भी पॉसिबिलिटी होगी। इसके अलावा जो लोग मेरे से MCQs पूछ रहे थे इवन के व्हाट्सएप पे, उनको बड़े अच्छे से पता, उनसे मेरी बात हो भी चुकी होती और कुछ को जिनको PDF भी चाहिए होंगी MCQs की, वो लोग भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उन लोगों को जो PDFs हैं वो भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी इंडिविजुअल चैप्टर्स की, फिर ओवरऑल एट दी एंड सबको कंप्लीट चैप्टर्स की जो PDF है वो भी मिल जाएगी। और जो आप लोगों के जो MCQs बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं उनमें जो पॉइंट मुझे लगता है यार बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ में थोड़ा सा एक जो पिक्चर है वो ये क्लियर कर दूं कि मेरा बेटा हम लोग जो चीज़ कर सकते हैं, हम लोग जो आप लोगों के लिए कर सकते हैं वो ये है कि आप लोगों को कंप्लीट गाइड करेंगे। अब आप लोगों ने इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी। मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया, जैसे कि अभी देखो अभी MD कैट स्टार्ट हो चुका है, तो MD कैट में हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम टेन्योर मौजूद है। तो एक यकीन करें एक टॉपिक के ऊपर भी 2-2 घंटे लगाए जा सकते हैं, उसकी डेप्थ में जाया जा सकता है। मैंने पहले दिन आप लोगों को कहा था कि आप लोगों का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन हमने इस टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि आप लोगों ने कॉपरेट ये करना है कि आप लोगों को जो MCQs का बैंक प्रोवाइड किया जाता है उन MCQs को आप लोग सॉल्व करो, उसके सॉल्यूशंस अपलोड करो। जब आप लोग करने बैठोगे तो हो जाएगा। खैर अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने लगे थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B हम लेते थे और उसमें आपको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ऑब्जेक्ट को या चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ रहा था दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वहां पे मेरे बेटा यही चीज करते थे कि आप हाई को, पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल कंसीडर करते हैं, जबकि नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इनके दरमियान हम ड्रॉ करें तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं। अब मेरा बेटा आपके पास A, ये B, इसको हम लो पोटेंशियल मानते हैं, इसको हम हाई पोटेंशियल मानते हैं। ये चीज़ें मैं बिल्कुल साथ साथ बोलता जाऊंगा। और जैसे कि अगर आप कोई भी टेस्ट चार्ज, जो कि हमें पता है कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में आप उसके ऊपर जितना वर्क करोगे वही वर्क आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम चेंज या उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू, आपके पास आता है VB माइनस VA के इक्वल। और इसको हम नाम ये दे देते कि इस A से B तक ले जाने में इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो आपको वर्क करना पड़ा WAB और Q0। और जहरी सी बात है जब ये चार्ज ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा इसमें ये जो वर्क है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब वो जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है इसको डेल्टा U से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास मेरा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब मेरा बेटा हम लोगों ने देखा होगा बड़ी अपनी डेली लाइफ के अंदर कि इसका बड़े यूज भी है। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का कहां पे यूज होता है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में ये चीज तो क्लियर है, ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद मेरा बेटा डेल्टा V की अगर बात करें, जो 1 जॉल, इसकी यूनिट की बात करें तो मेरा 1 जॉल और कूलम होता है। अगर ये बात से लिखते 1 वोल्ट इसका इक्वल आएगा मेरा बेटा। ऊपर एनर्जी का यूनिट जॉल, 1 जॉल, और नीचे चार्ज के लिए 1 कूलम के इक्वल आ गया। मैं इसके जो पॉइंट्स है मेरा बेटा वो लिखना चाह रहा था। इसके बाद आपके पास ये एनालॉगस किसके बोलता है? यहां पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है एक्चुअली ये हमारे पास दूसरे में ये एक्चुअली डिफरेंस आ रहा होता है आपके पास प्रेशर डिफरेंस का। तो दिस इज एनालॉगस टू प्रेशर डिफरेंस।
हालांकि यही चीज़ें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, तो ये पॉइंट्स बनाने का मकसद यही होता है ताकि आपको सारी चीज़ें विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम क्लियर कर दी जाए। उसके बाद मेरा बेटा हमारी जो ईसीजी हम लोग करवाते हैं वो रिकॉर्ड क्या करती है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन स्किन जनरेटेड बाय द हार्ट। ईसीजी भी क्या चीज रिकॉर्ड करती है मेरा बेटा, डेल्टा वी। और ईसीजी जो डेल्टा वी रिकॉर्ड करती है, और या फिर इवन क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, ईसीजी जो पोटेंशियल डिफरेंस ब्रेन का है, ब्रेन एक्टिविटी को चेक करने के लिए भी हम ईसीजी का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे भी क्या चीज कैलकुलेट की जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाता है। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो अब ये कहते हो कि यार कि इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट चार्ज को लेके आना ऐसी जगह पे जहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी मतलब किसी खास पॉइंट से, दूर से, कहीं से भी, ऐसी जगह से जहां पे पोटेंशियल मौजूद नहीं है, हम उसको यही कहते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल जीरो है। उस जगह से जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल जीरो है, E इज इक्वल टू जीरो, वहां से वहां इस ऐसे फील्ड में लेके आना जहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। यहां पे मैं यही कह सकता हूं कि आपके पास जो आर की वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यहां तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल, W ओवर Q नॉट, V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट। इसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का नाम देते हैं। अब अगर इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेरा बेटा वो जीरो होगा, और यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मैं ये लिख सकता हूं V माइनस जीरो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। बाकी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हो मेरा बेटा, हमेशा ये है तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही, लेकिन यहां पे हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया जिसे इन्फिनिटी कह दिया, जहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है वहां पे तो पोटेंशियल की वैल्यू भी जीरो होगी। उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, जैसे कि हम लोगों ने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, W इज इक्वल टू mgh होता है। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है मेरा बेटा बड़े अच्छे से। अब जैसे जैसे हाइट चेंज होती जाती है h में, मतलब डेल्टा h चेंज होता जाता है कि आपके पास वर्क की वैल्यू में भी चेंज आता जाता है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे कि मेरा बेटा क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक वर्क के अंदर ये चीज आती है कि मैं वर्क कैलकुलेट करना चाहूँ तो Q इधर रखे मल्टीप्लाई होगा Q इंटू डेल्टा V। अब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि वहां पे जब हाइट चेंज होती थी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तो आपके पास वर्क की वैल्यू बदलती जाती थी। अब यहां पे जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आता जाएगा तो वर्क की वैल्यू में तब्दीली आती जाएगी। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर, जिसमें आप लोगों के पास यही फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। यही इन दो पॉइंट्स अगर मैं दे लूं हाई और लो पोटेंशियल के, तो यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज, यहां पे दरमियान जो डिफरेंस है वो डेल्टा V है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा R है। तो अगर यहां पे ये चीज लिखी जाए तो आपके पास ये चीज आ जाती है, E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल्टा R, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए ग्रेडियंट का नाम दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट में मेरा बेटा हमारे पास सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अनयूनिफॉर्मली यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट तो मेरा बेटा आपके पास ये आ गया। उसके बाद आप लोगों ने अगर इसकी यूनिट की बात करनी तो जहरी सी बात, ऊपर आपके पास वोल्ट आ जाएगा और नीचे आपके पास मेरा बेटा मीटर आ जाएगा। वैसे इसका यूनिट फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम भी होता है, लेकिन अब हमारे पास ये इसके लिहाज से आ रहा है वोल्ट पर मीटर आ रहा है। तो इनके दरमियान भी इक्वेशन बैलेंस होगी। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है मेरा बेटा कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइन यहां पे डिक्रीजिंग पोटेंशियल के लिए, कि पोटेंशियल में डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट में नेगेटिव साइन जो इंडिकेट करता है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है।
A potential gradient is maximum rate of change of potential with respect to minimum distance. अगर मैं ये बात करूं, यहां पे जो potential gradient की हम बात करते हैं, so potential gradient is the maximum. अब देखो ये distance जितना ज्यादा कम होगा, जो potential में change है वो उतना ही ज्यादा आएगा. तो potential gradient की वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास? मैक्सिमम. तो आप लिख सकते हैं जी potential gradient, PG लिख देता हूं, is maximum. Potential gradient is maximum with rate, या फिर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, इज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम डिस्टेंस. विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम डिस्टेंस, ये मेरा बस मेरा डाटा आ गया. उसके बाद यहां पे कुछ लोगों को ये सवाल भी होता है, यार न्यूटन कूलम आपको पता होना चाहिए कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, भी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जिसके लिहाज से हमने ये चीज यहां पे लिखी हुई है. अब आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की अगर बात करें मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसमें आप लोगों ने जो चीज फार्मूला पढ़ा हुआ था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो उसकी हम बात करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको आप लोगों ने जरा जो नोट करना हो आप लोग कर सकते हैं. तो वहां पे मेरा बेटा हम लोग कैसे चीजों को लेके चलते हैं, तो यहां पे अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले सबसे पहले आउटवर्ड ड्रॉ करते हो. रेडली आउटवर्ड होती है, सबको पता है पॉजिटिव से. विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए और बी दो पॉइंट्स हम लेते हैं यहां पे, उनका फिर आर ए और आर बी. हम लोगों ने जो डेल्टा आर की यहां लिया होता है, ए और बी के दरमियान जो डिफरेंस है उसको डेल्टा आर का नाम देते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमारे टॉपिक का नाम है. और जो रिलेशनशिप हमारे पास यहाँ पे आता है वो ये आता है कि V इज इक्वल टू के, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं K इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर. अगर दरमियान में वैक्यूम मौजूद है तो आप लोग हमेशा जो इसके K की वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं. और अगर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया जाता है तो फैक्टर में सिर्फ जो चेंज आता है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तो आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी आर का जो फैक्टर है वो हम इंडिकेट करते हैं ई आर. उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास यहां पे ये चीज तो क्लियर हो रही है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू आर है जो करेगा. उसके बाद इसका जो R के साथ है वो इनवर्स रिलेशन है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. R कम करते जाएंगे जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होता जाएगा. उसके बाद मेरा बेटा ये चीज आप लोगों को पता है कि जब V मीडियम की बात करते हैं तो हम हमेशा उसको एप्सिलॉन और मतलब पोटेंशियल मीडियम के अंदर देखा जाए. जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तो V वैक्यूम की जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड किया जाता है उस रिलेटिव परमिटिविटी के साथ, जो मीडियम यूज किया उसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम ई आर के साथ उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है. अब यहाँ पे V और R के दरमियान अगर ग्राफ बनाया जाए, क्योंकि इनवर्स आ रहा है तो इनवर्स का ग्राफ हमेशा इस तरह बनता है. यहाँ पे अगर हम V लेते हैं और X पे हम ले लेते हैं मेरा बेटा R, जैसे कि आप लोगों ने वो बॉयल्स लॉ में पढ़ा था, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो इनवर्स ग्राफ आ रहा होता है तो वो ग्राफ इस तरह है कि वॉल्यूम बढ़ता, जैसे वॉल्यूम का आपके पास यहाँ पे जो V वोल्टेज है ये कम होता जाएगा जैसे जैसे हम R की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे. अब मेरा बेटा यहाँ पे हम लोगों ने V A B जो फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव किया होता है, या B और A के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था V A माइनस V B, वो क्या लिखा हुआ था आपने K Q 1/R A माइनस 1/R B. लेकिन आप लोगों को पता है कि दूसरा पॉइंट आप इन्फिनिटी पे लेते तो 1/इन्फिनिटी आपके पास आंसर जो आता था वो 0 हो जाता था. आगे की पॉइंट्स की अगर इसकी बात करें मेरा बेटा, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट दैट रीजन. मैं ये की पॉइंट्स लिखना चाह रहा हूं तो मेरे ख्याल में बोर्ड काफी हो गया, इसको आप लोगों ने रेज कर नोट डाउन करना है तो मेरा बेटा आप कर सकते हैं. कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं.
If electric potential is constant in a region, then electric field is zero. If electric potential is constant, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी, डेल्टा वी आपके पास जीरो होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन जीरो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन दैट रीजन. ई की वैल्यू मेरे पास अगर मैं बात करता हूं मेरा बेटा डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर की बात की जाए, डेल्टा वी अगर आपके पास जीरो है तो डेल्टा आर की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो. सो डेल्टा वी और डेल्टा आर आपके पास क्या आ जाएगा मेरा बेटा, जीरो. एक की पॉइंट था, आप लोगों को बड़े अच्छे से ये पता भी होना चाहिए. और एक ही चीज याद रखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, मैंने कल भी कहा था कि अगर इक्वी पोटेंशियल की बात सरफेस फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होता. दो सरफेस का अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो. लेकिन जहां पे आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट है, जहां पे आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है. इसी तरह मेरा बेटा सबसे पहले तो जैसे मैंने इक्वी पोटेंशियल का वर्ड लिखा तो ज़हन में यही बात आएगी कि यार ये इक्वी पोटेंशियल क्या चीज़ है. तो इक्वी पोटेंशियल इज अ सरफेस, इक्वी पोटेंशियल इज अ सरफेस इज डेट ऑन विच एवरी पॉइंट इज सेम, एवरी पॉइंट इज एट द सेम पोटेंशियल. ऐसी सरफेस जहाँ पे उसकी सरफेस के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ये बात करते हैं, फॉर अ पॉइंट चार्ज द स्फीयर्स विद चार्ज एट द सेंटर आर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस. सेंटर में एक चार्ज मौजूद है, उसकी बात कर लेते हैं. स्फीयर के अंदर ये पिछले पढ़ भी चुके हैं हम लोग. उसके बाद मेरा बेटा जैसे कि हम एग्जाम्पल इसकी ले ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं. ये हमने कुछ सरफेस ले ली, सेंटर में एक चार्ज ले लिया, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी. अब इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो लिखते हैं वो ये है कि जैसे कि अगर ए और बी के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो ए और बी का जो पोटेंशियल वो बिल्कुल सेम है. ए और बी का जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है. डिफरेंस डेल्टा वी ए बी आपके पास क्या आ जाएगा मेरा बेटा, यहाँ पे जीरो आएगा. इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करें. इसी तरह सिमिलरली सी और डी की अगर बात की जाए तो सी और डी का यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल सेम है, वी सी इज इक्वल टू वी डी. लेकिन अगर बात की जाए कि यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके क्या हो जाएगा मेरा बेटा, जीरो हो जाएगा. तो ये चीज आप लोगों को बतानी थी कि आपके पास जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल सेम होगा. अगर हम यहां पे ए और सी के दरमियान बात करो या फिर ए और बी और डी की बात करें, ए और बी का आपस में पोटेंशियल सेम था, सी और डी का आपस में पोटेंशियल सेम था, लेकिन ए और सी का जो पोटेंशियल है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता. और दूसरी ये बात आप लिख सकते हैं कि ए और सी का जो पोटेंशियल है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, बी और डी का भी जो पोटेंशियल है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा. नॉट इक्वल टू जीरो बी और डी, इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो. और अगर मैं बात करूं इनके यहाँ पे वर्क की, तो वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी या फिर वर्क डन अलोंग द पाथ सी डी या सी डी के दरमियान अगर वर्क की वैल्यू देखी जाए तो इनका आंसर बिल्कुल आपके पास क्या आ गया मेरा बेटा, जीरो. क्योंकि वर्क के लिए हम क्या लिखते हैं, क्यू इंटू वी. जब वी की वैल्यू वहां पे जीरो होगी, उनके दरमियान डिफरेंस ही नहीं आएगा. जब डिफरेंस जीरो होगा तो आपके पास वहां पे उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो. और एक चीज याद रखना कि जो इक्वी पोटेंशियल ये जो सर्विसेज हैं ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती.
इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, अब ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। और अगर ये वर्क डन फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सर्फेस टू क्यू नॉट डेल्टा वी, ये तो आपको पता है कि वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्यू डेल्टा वी होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके हवाले से। उसके बाद अगर हम 2 पॉइंट्स की बात करें, ये मेरे साइड पे होगा, जो भी लोग भी अपने करना है वगैरह नोट डाउन तो कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें 2 पॉइंट्स की, डिस्टेंस d इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं वो लेते हैं डेल्टा V इक्वल टू ई डी फॉर 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस d इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो उसके बाद मेरा बेटा फॉर अ होलो चार्ज, आपको बड़े अच्छे से पता है फॉर अ होलो चार्ज, ये सारा समराइज करने लगे हैं, ज़रा जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फॉर अ होलो चार्ज अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होता है होलो चार्ज के अंदर वो 0 होता है, ई इनसाइड इज इक्वल टू 0, होलो चार्ज स्फीयर के अंदर इनसाइड। अब मेरा बेटा उसी तरह V इनसाइड और V सरफेस, वो आपके पास जो वोल्टेज है अंदर वो इनसाइड विल बी इक्वल टू जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होगा वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जिसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है के क्यू ओवर आर विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन देख लें कि बेटा फॉर्मूला कंपैरिजन, फॉर्मूले कंपैरिजन में अगर आप लोग कुछ चीज देखें, सबसे पहले आप लोगों ने कूलम फोर्स की बात की, बाद मेरा बेटा हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमारे पास आ गया मेरा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद हमारे पास आ गया एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई और एक हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया जिसे हम V कहते हैं। अब यहाँ पे हम सब ने एक चीज़ यहाँ से ये चीज़ देखी कि F हमारे पास इक्वल आता है K क्यू नॉट क्यू ओवर R स्क्वायर, या मतलब कॉन्स्टेंट अगर ना भी लिखें तो R स्क्वायर हमारे पास आता है। मीन कि मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था कि फोर्स और R के दरमियान कौन सा रिलेशन आ रहा था, यहाँ पे इनवर्स आ रहा था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आता है हमारे पास E इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ये चीज़ फार्मूला ड्राइव किया था कि E हमारे पास आता है के क्यू ओवर आर। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके दरमियान जो डिस्टेंस चार्ज के दरमियान है उसके दरमियान भी रिवर्स रिलेशन आ गया। फिर हमने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है मेरा बेटा क्या होता है, के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, सॉरी आर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो भी डिस्टेंस के साथ क्या आ रही है, इन्वर्स में आ रही है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने निकाला V इक्वल टू के क्यू ओवर आर। तो कंपैरिजन में ये चीज़ हमें बड़े सबसे पता चल रही है कि R के साथ इन सब का जो रिलेशन है वो इन्वर्स आता जा रहा है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज अगर बात करें तो ये तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमने सिर्फ एक सिंगल चार्ज के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस आते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इसके लिए फिर हम कैसे चीज़ें कैलकुलेट कर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आपके पास मेरा बेटा अगर बात की जाए कि ये कोई पॉइंट से हम कुछ 3 चार्जेस ले लेते हैं, Q1 Q2 Q3, और ये देखिए जी Q1 Q2 और Q3, फिर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा मेरा बेटा वो R1 R2 R3 होगा। अब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करना है, तो ये चीज़ मेरा बेटा याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा V इक्वल टू के Q1 ओवर R1
प्लस के Q2 ओवर R2 प्लस के Q3 ओवर R3। जी कोई इशू है? ओके अब एक एमसीक्यूज की बात करने लगा, इसका आंसर जरा मुझे बताइएगा। डेल्टा वी इक्वल टू ई डी वाला या वी इक्वल टू ई डी वाला फार्मूला आप लोगों ने जहन में रखना है। थोड़ा स्लो हो जाए यार, मुझे यही चीज़ होती है। मैंने आपको बताया था कि इवन कि अगर मैं इसके चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के टॉपिक की बात करूं तो इट विल टेक 1 आवर कंप्लीटली। तो इसलिए मेरा बेटा प्लीज़ 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 आप भी थोड़ा गौरव फिक्र के साथ करें। और मैं इसलिए ज़रा चीज़ें जल्दी से बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पिक्चर क्लियर है कि ई कैट में एक टॉपिक भी हम लोग मिस नहीं कर पाते। हमें हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके उसके अंदर जो डेप्थ में जो चीज़ें हैं, मैंने हर टॉपिक यहाँ देखो मेरा बेटा, मैं पूरा पूरा टॉपिक नहीं लिख रहा, मैं कोशिश करता हूँ कि इस टॉपिक के जो पॉइंट्स हैं वो की पॉइंट्स लिखता जाता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि यार हर चीज़ नज़र के सामने से गुजरी हुई है, कौन सी चीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है। जी मेरा बेटा, आप लोगों ने इस चीज़ को मैं ये कहता हूँ कि इवन कि अगर मैं वो बात करूँ भी, अगर डेप्थ में अगर जाने की बात करें तो यकीन करें जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का टॉपिक आप लोगों ने, जो हम लोगों ने शुरू में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का टॉपिक आपके पास 3 घंटे के अंदर लगातार अगर पढ़ाया जाए फिर जाके वो पूरी बुक का क्लियर होता है। जी मेरा बेटा, मैं साइड पे हो जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, if a magnitude of electric field at a point is equal to, at a point is equal to, नहीं यार मैं कहाँ शहजादा हूँ, शहजादा तब हो जाऊँगा इंशाल्लाह जब आप लोगों की ये तैयारी अच्छी हो जाएगी ना, मुझे भी सुकून तभी मिलेगा। अभी तो यही सुनने को आ रहा है कि फिजिक्स में ही सबका मसला है। ए डेड पॉइंट then the distance of point from point charge is, then distance of point from point charge is, then distance of point from point charge is ऑप्शन ए, बी, सी और डी की मैं मेरा डाटा बात करता हूँ। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर या फिर आपके पास 4 मीटर। मैं अगर आप लोगों से ये बात करता हूँ कि यार अगर ये चीज़ हो, इफ मैग्नीट्यूड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज, अगर आपके पास ये हो कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड रह गया था, एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर V इक्वल आ जाए मेरा बेटा आपके पास E के, देन आप लोगों ने जो चीज कही, देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज इज क्या होगा। तो मेरा बेटा ये चीज याद रखें, जब V और E की वैल्यू इक्वल लिखेंगे, V इज इक्वल टू ई डी में जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल लिखें तो आपके पास आंसर आएगा 1 मीटर। इसका जो फिर करेक्ट आंसर बनता है वो मेरे पास मेरा बेटा क्या आ जाता है, 1 मीटर। ओके, इस तरह आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करना हो, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे शो करते हैं और आपने इंडिकेट करके बताना है कि इसका आंसर आपके पास क्या होगा। कि मेरे पास इस तरह कोई एक डायग्राम आ जाती है जिसके अंदर आपको ये चीज़ बताई जाए कि यार ये ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, नीचे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है जी। अब इसके अंदर से मैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करवाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ n और यहाँ पे लिख रहा हूँ m, ठीक है मेरे भाई। अब आपके पास
बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि सीधी जा रही है, मैं ये कहता हूं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधी जाते हुए इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है या इस तरफ कुछ डिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपने ये चीज मुझे बतानी है कि विच पाथ शो अप, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम थी। अब आप लोगों को ये चीज क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। मैं दोबारा से ये चीज मेरा बेटा बता देता हूं। ये वाला पॉइंट ये था कि अगर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल अगर दोनों इक्वल हो तो देन पॉइंट का कितना डिफरेंस होगा, देन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज विल बी, तो वो आपके पास मेरा बेटा 1 मीटर आया था। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, आपको बड़े अच्छे से पता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। इसके अंदर से जब एक पाथ, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास की जाए तो पॉसिबल वेज आप लोगों के सामने मैंने ड्रॉ किए हैं। आपने मुझे ये चीज मेरा बेटा बतानी है कि इसमें से पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल कौन सा हो सकता है, एम की तरफ होगा या एन की तरफ होगा। तो ये बड़े अच्छे से आप लोगों को चीज क्लियर होनी चाहिए यार कि नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव को रिपेल करेगा और जो पॉजिटिव हो इसकी तरफ अपने अट्रैक्ट करेगा, तो हमारा फिर आंसर जो बनेगा वो एम आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप लोगों से एक और क्वेश्चन जो वर्क के बारे में करते हैं, जरा देख लीजिएगा। साइड पे हो जाता हूं। इफ अ चार्ज if a charge q is equal to plus 10 microcoulomb is moved from O to N, O to N via two paths दो पास के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, फॉर विच पाथ work done on a charge is greater, for which path work done on a path is greater, for which path work done on a path is greater। हाँ मेरा बेटा, आपके पास मैं वो दो पाथ ड्रॉ कर देता हूं। ये आपको ओरिजिन स्टार्ट हो गया, आप यहां तक गए एन तक, एक ये पाथ आ गया और दूसरा पाथ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन लिख देता हूं, जिसको हम पाथ 1 का नाम दे देते हैं। ये आपके पास पाथ 2 है। दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, ऊपर पॉजिटिव बी का जो पोटेंशियल है पॉजिटिव प्लस 50 है, ए का जो है वो आपके पास -50 है। आपको पता पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा। अब मेरा बेटा आप लोगों ने ये चीज बतानी है कि अगर प्लस 10 माइक्रोकूलम इज मूव्ड फ्रॉम O टू N, यहां से यहां से या फिर यहां से यहां तक जाए, फॉर विच पाथ आपका जो वर्क है वो ग्रेटर होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, चाहे वो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड हो चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो। मैं बेटा वर्क की बात कर रहा हूं, V इक्वल टू W ओवर Q, और उससे रेलिवेंट MCQs की बात की जा रही है। अब मेरा बेटा मैं यही बात दोबारा से करूंगा कि आपके पास चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे आपके पास पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड हो, दोनों में वर्क डन इज सेम फॉर बोथ पाथ। वर्क डन इज सेम फॉर बोथ पाथ्स। दोनों रास्तों जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो बिल्कुल मेरा बेटा सेम होगी।
अब आपके पास वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक आंसर, एक एमसीक्यूज दोबारा से मैं दोबारा पूछ लेता हूं मेरा बेटा। अब आपके पास यही क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम रहेगा ना बोथ में। अब मैं आपको ये कहता हूं, अगर आपके पास क्या होता है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और कुछ वैल्यूज चेंज करता हूं। आप लोगों को यहां से ये चीज पता थी कि आपके पास जो चार्ज है जिसने मूव करना है वो आपके पास क्यू की वैल्यूज की है +10 माइक्रोकूलम। क्यू है जनाब आपके पास 10 माइक्रोकूलम, इसको मैं लिख सकता हूं 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अब मैं क्वेश्चन ये करता हूं कि फर्ज करो कि अगर मैं ये कहता हूं कि आपके पास जो ON वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब O से N तक की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो आपके पास आ रहा है पाथ 2 का जो डिफरेंस, वो उसको क्या नाम दे देते हैं, वो भी ON ही है, एक आ रहा आपके पास 10 सेंटीमीटर है। सो देन वर्क डन ऑन चार्ज, आप वर्क डन ऑन चार्ज बाय कर्व पाथ। अब पॉइंट अगर आपका पहले वाला जेन में होना चाहिए भाई, चाहे वो कर्व पाथ हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो, तो वर्क की जो वैल्यू है वो तो बिल्कुल क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मेरा बेटा जब वर्क की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी तो वर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे? बड़े आपके पास बड़े अच्छे से ये चीज पता होनी चाहिए। वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। वर्क का जो फॉर्मूला आपके पास आ रहा है मेरा बेटा वो क्यू डेल्टा वी के इक्वल होता है। जब क्यू डेल्टा वी के इक्वल मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं, क्यू की वैल्यू मेरे पास आ रही है मेरा बेटा 10 × 10⁻⁻⁶। अब दोनों में जो पोटेंशियल का डिफरेंस था, मैंने कहा था ऊपर +50 है और नीचे -50 है, दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो आपके पास 100 वोल्ट आएगा। अब 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। अब देखिए बेस में तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड 10⁻³ × 10⁻⁻⁶, तो आपके पास क्या आएगा 10⁻³ जॉल, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इट मींस यहां पे ये चीज पता चल गई कि एमसीक्यूज में अगर आपको डिस्टेंसेस भी बताए जाएं तो उस डिस्टेंस पे जब वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता तो बताने या ना बताने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मेरा बेटा अगला एक क्वेश्चन है, उसको आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे बताना है क्या आंसर आता है। जी जनाब, बड़ी मेहरबानी आप लोगों के मशवरे की। What will be the force acting on a charge Q? What will be the force की वैल्यू कैलकुलेट करें एक्टिंग ऑन चार्ज Q, जो कि चार्ज Q पे एक्ट कर रही है, शोन इन द डायग्राम। मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूं। ये आपके पास पॉजिटिव हाई पोटेंशियल और यहां आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है डेल्टा आर वो 10 सेंटीमीटर है। Q नॉट की वैल्यू आपके पास 10 माइक्रोकूलम है। पोटेंशियल डिफरेंस A का 10 वोल्ट है प्लस पोटेंशियल डिफरेंस B का -10 वोल्ट है। जाहिर सी बात है जो दोनों के दरमियान डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का वो 20 आ जाएगा डेल्टा V। आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q। आपने फोर्स निकालनी है जो कि चार्ज Q पे एक्ट कर रही है।
अब आपने फोर्स जब कैलकुलेट करनी है तो आप लोगों को यह चीज पता होनी चाहिए कि ए का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डेल वी ओवर आर, लेकिन हम लोगों ने यह चीज भी पढ़ी हुई है कि ए की वैल्यू एफ ओवर क्यू के इक्वल भी होती है। सो एफ ओवर क्यू इज इक्वल टू डेल वी ओवर आर। क्या ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है यहां पे, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है और क्यू गिवन है। तो आप लोगों ने जो कैलकुलेट करना है वो फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू है, वो आपके पास फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू है, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 10 वोल्ट और माइनस 10 वोल्ट, जब डेल्टा वी निकालेंगे वो 20 वोल्ट आएगा। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस बताया गया है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है और आपके पास जो चार्ज की वैल्यू है वो 10 माइक्रोकूलम है। इसका मतलब है इस इक्वेशन में आप लोगों को जब फोर्स कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करनी होगी। अब एफ कैलकुलेट करना है तो क्यू वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डेल वी ओवर आर मल्टीप्लाई बाय क्यू, 20 ओवर 10 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। और उसके साथ जब क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली आप लोगों का जो आंसर आता है वो मेरा बेटा आपके पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 न्यूटन। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 न्यूटन। मेरा बेटा हम लोगों ने इससे पहले जितने टॉपिक्स डिस्कस किए उन लोगों को उन टॉपिक्स को समराइज करने के बाद उसमें से पॉसिबल एमसीक्यूज बन रहे हैं उनकी बात की जा रही है। अब्दुल्ला बेटा जी जनाब। अब मेरा बेटा अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। इसको रेस वगैरह करना लगाऊं, साउंड रिएक्शन में फर्क हो रहा है। मेरा बेटा आप अपनी पेज को जरा रिफ्रेश करके देख लें। इसी तरह मेरा बेटा टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। एमसीक्यूज अगेन, टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू है। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी are separated by a distance d. So what is the value of electric potential? V कैलकुलेट करें एंड पोटेंशियल डिफरेंस बताएं। What is the value of electric potential? And potential difference at a point P and potential difference at a point P midway between them. ये क्वेश्चन है आपके पास। दो सिमिलर पॉइंट चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उनको डिस्टेंस d के साथ सेपरेट किया गया है। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उनकी मिडवे के दरमियान आपने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली बात तो ये चीज याद रखिएगा कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम पॉइंट पे वो बिल्कुल क्या होगा, 0। सो यहां पे आप लोगों ने जो पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा इंडिविजुअली वो होगा V1 प्लस V2। आपको पता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपके पास आएगा मिड वे, डिस्टेंस आपके पास d है टोटल, तो पॉइंट में मिड वे की बात की गई है तो d/2 आएगा। तो हम लोगों ने ये चीज यहां से क्लियर कर ली कि आपके पास V1 नेगेटिव या पॉजिटिव दो पॉइंट चार्जेस हैं, V1 V2 का नाम दे दिया। सो मेरे बेटा आपके पास KQ1
ओवर डी बाई टू आ जाएगा प्लस के क्यू डी बाई टू। अगेन मिड वे की बात की जा रही है मेरा बेटा। अब 2 इंटू टू दरम्यान में दोबारा एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये बनेगा 4k क्यू ओवर डी। और डिफरेंस जब दोनों में क्या आ जाएगा मेरा बेटा आपके पास 0। 4k ओवर डी और सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या आएगी, डिफरेंस तो आपके पास 0 आएगा। सेम पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है मेरा बेटा 0 होता है, लेकिन इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल के क्यू और डी ओवर टी था, डी बाई टू था, दरमियान में अगर डिफरेंस लेंगे तो आंसर आपके पास मेरा बेटा 0 आएगा। दरमियान में अगर आप डिफरेंस लेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा, लेकिन अगर दोनों को ऐड कर देते तो आपके पास आंसर आ रहा है 4k ओवर टी। हमें दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐड करना था और डिफरेंस निकालना था, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। जी मेरा बेटा, इसको ज़रा रेस्ट वगैरह करने से पहले आप लोगों ने जो नोट डाउन वगैरह करना है कर लें, फिर उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। मेरा बेटा मैं एमसीक्यूज रिपीट कर देता हूं कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास, 2 पॉइंट चार्जेस हैं इस तरह, दोनों के दरमियान मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड के आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, ठीक है। 2 सिमिलर पॉइंट चार्जेस, दोनों के 2 पॉइंट चार्ज दोनों सिमिलर हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू क्यू आर है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, दोनों को जो सेपरेट किया गया है वो डी डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट पी मिड वे बिटवीन देम, दरमियान में किसी मिड पे आ जाए, मिड पे जब डिस्टेंस होगा मेरा बेटा इन दोनों के दरमियान वो क्या होगा डी बाई टू। मिड का मतलब ही क्या होता है हाफ, टोटल डिस्टेंस था आपके पास डी, अगर उसका मेरा बेटा मैं हाफ लेता हूं तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा डी बाई टू। तो दरमियान में अब जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट चार्जेस का वो डी बाई टू है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट चार्ज आप लेते हो के क्यू ओवर आर। अब आर की जगह मेरे पास मेरा बेटा जो वैल्यू आ रही है वो डी बाई टू आ रही है, तो आंसर मेरे पास क्या बनेगा के क्यू डी बाई टू। अब मसला ये है कि दोनों कैलकुलेट करते हुए मैंने यहां पे क्यों इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये चीज बताई गई थी कि 2 सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्यू है। जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है तो मैं लिखूंगा मेरा बेटा के क्यू, और दरमियान में कहा कि मिड के बराबर है, का जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया गया है, तो आर की जगह मैं लिखूंगा डी बाई टू, ये आ गया। दूसरे का भी अगर कैलकुलेट करें तो वो भी क्या गया के क्यू डी बाई टू। अब इन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐड करें तो के क्यू डी बाई टू प्लस के क्यू डी बाई टू, 2 इंटू 2 4 ऊपर चला जाएगा, डी नीचे रह जाएगा, 4k ओवर डी आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप लोगों ने देखा कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है v, के क्यू डी ओवर टू, के की डी ओवर टू। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस में आपने सब्ट्रैक्ट करना है, फर्क निकालना है, तो के डी बाई टू माइनस के क्यू डी बाई टू, दोनों वैल्यूज जब सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, दरमियान से जब आप डिफरेंस निकालोगे तो आंसर आपके पास मेरा बेटा 0 आएगा। अब क्लियर है तो मेरा बेटा मुझे बता दें। पानी पिलाना यार। काश यार इतना टाइम होता ना कि तुम लोगों को हर चैप्टर इतनी डिटेल में पढ़ाया जाता, तो मेरा नहीं ख्याल ज़िंदगी में इंशाल्लाह ये चीज़ कभी भूलती। खैर अभी स्पीड भी वो बढ़ानी पड़ती है और साथ चलिए मेरा बेटा मैं इसको रेस कर देता हूँ फिर।
ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आप लोगों को मेरे बेटे अच्छे से पता है. द एनर्जी रिक्वायर्ड आर लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रांसफर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी हो या आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो आपके पास आता है क्यू डेल्टा वी, वो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आता है. 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं चार्ज की जगह पे और पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं 1 वोल्ट, इसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देते हैं मेरा बेटा, जो कि चेंज इन काइनेटिक या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं. अब मेरा बेटा ये चीज़ आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होती है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो अगर मैं लिखूँ तो वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम. तो अगर मैं कूलम वोल्ट में लिखूँ तो ये लिखा आएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम. और मतलब इसको हम जाउल में भी लिख सकते हैं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली हम एनर्जी को जाउल में लिखते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली हमारे पास जो इक्वल आता है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ जाउल के इक्वल आ रहा होता है. ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए. अच्छा मेरे बेटे, अब आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है. देख मेरा बेटा, मैं आप लोगों को वो जो कमेंट से पढ़ रहा हूं यार, ये मोहम्मद भाई ज़रा मेरे ख्याल में बात करते हुए कि थोड़ा सा आप उस गलत वे में चले जाते हो. मैं यकीन करो, मैं कोशिश करता हूँ इवन कि जहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक बात हमेशा करता हूँ कि यार मैं थोड़ा सा मजबूर होता हूँ, मुझसे बात का जवाब दिए हुए यार नहीं रहा जाता. लेकिन यकीन करो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब से आपकी क्लास पढ़ा रहा हूँ मैंने कभी किसी की किसी जुगत का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि टाइम कम है. अगर जुगत में लग गए तो डेफिनेटली 15 से 20 मिनट तो इसी बात में चले जाते हैं. और हमने तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इसको क्लियर करना है. मरासियात को खैर बाद में देखा जाएगा. अब मेरा बेटा रिलेशनशिप में आपको लिख देता हूं बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी. रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी. रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ एनर्जी. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैंने अभी ये चीज लिख दी कि भाई आपके पास होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ जाउल. ये चीज यहां तो इस फार्मूले से भी हमें पता चल गई. अब 1 किलोवाट आवर जब बात करते हैं, 1 किलोवाट आवर, बहुत से लोग इसको पावर का यूनिट कंसिडर कर लेते हैं. मेरा बेटा ये चीज याद रखना कि P इक्वल होती है W/T. जब पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा तो वर्क का यूनिट होता है, लाइक जो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपके पास काइनेटिक में होता है या फिर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में होता है. सही कह रहे हैं बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. आप लोग तो गलत कहते नहीं, मैं भी तो कह रहा हूं आप लोग बिल्कुल सही फरमा रहे हैं. इसी तरह 1 किलोवाट आवर आपके पास होता है मेरा बेटा 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जाउल. मैं तो आपको हमेशा यही कहता हूं कि आप लोग जो फरमाते हो वो बिल्कुल ठीक होता है. मैं तो आपके इसलिए बिल्कुल अकॉर्डिंग आपके पास वो कहते हैं ना आर्गुमेंट ही नहीं करता. 1 अर्ज आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये चीज हम लोगों ने पढ़ी 10⁻⁷ जॉल. सीजीएस सिस्टम की बात की जाए तो 1 अर्ज एनर्जी का यूनिट ही होता है, ये 10⁻⁷ जॉल के इक्वल होता है. ये अर्ज जो होता है इसको हम सीजीएस सिस्टम में बात करते हैं सेंटीग्राम ग्राम सेकंड के अंदर. और 1 कैलोरी मतलब ये जो कैलोरीज के अंदर आप लोगों के पास वो चॉकलेट्स के ऊपर कैलोरीज में जो यूनिट एनर्जी का लिखा होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू, अगर मैं जॉल के साथ ये सारे ये जो यूनिट्स हैं उनको मैं जॉल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये आता है मेरे पास 4.184 जॉल. तो इस पॉइंट को जरा मेरा बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा. डिफरेंट रिलेशनशिप है यूनिट्स ऑफ एनर्जी के डिफरेंट जगहों पे हम यूनिट्स ऑफ एनर्जी का जरा डिफरेंट यूनिट्स यूज कर लेते हैं. जैसे कि आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ होता है. इसी तरह 1 किलोवाट आवर हमारे पास होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जॉल. और 1 अर्ज की बात की जाए ना तो हमारे पास होता है 10⁻⁷ जॉल. और 1 कैलोरी की अगर बात की जाए तो 4.184 जॉल. एक चीज मैं आप लोगों को कल के लिए मैं ये बता दूं मेरा बेटा, कल आप लोगों की जो क्लास है, जैसे कि आज की क्लास 2 बजे खत्म होगी, तो जो कल की क्लास है मेरा बेटा वो 3 बजे खत्म होगी. अच्छा एक पॉइंट और चीज, यहां से ये चीज याद रखना, जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल,
इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव को मानते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा लॉस होगी। और काइनेटिक, मेरा बेटा ये आपके सामने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, हेडिंग दी जाती है मेरे बच्चे यहां पे जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब 3-4 टॉपिक्स हो जाते हैं तो उनसे रेलिवेंट की ये मेरा बेटा मैं उनसे बात कर लूंगा कल के लिए, जो मुझे रिक्वेस्ट है वगैरह, हो सकता है उनकी क्लास थोड़ी सी और लेट हो जाए, क्योंकि हमें मेरा बेटा अर्ज, मेरा बेटा एनर्जी का यूनिट होता है 1 अर्ज इज इक्वल होता है मेरा 10⁻⁷ जाउल के इक्वल। एक्चुअली हम लोग जो एनर्जी वर्क की बात करते हैं, वर्क क्या होता है मेरा बेटा, अगर उसको केएमएस में लिखा जाए, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मैस किलोग्राम सेकेंड। जैसे कि अगर मैं वर्क का फार्मूला, वर्क का जो ऐसा यूनिट है मेरा बेटा वो आपके पास जाउल है, लेकिन अगर उसको जनरल फॉर्म में लिखा जाए, जैसे कि F.D की बात की जाए तो ये आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन जब डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास आ जाता है बेटा MKS। इसको जब CGS में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीग्राम ग्राम सेकंड में, तो ये वैल्यू आपके पास आ रही होती है 10⁻7 के इक्वल, 10⁻7 के इक्वल, जो सेंटीग्रेड ग्राम और सेकंड में आ जाती है। CG मतलब किलोमीटर की जगह पे आपके पास, किलो की जगह पे सेंटी आ जाता है, केजी की जगह पे आपके पास ग्राम आ जाता है, और इसी तरह मीटर की जगह पे आपके पास सेंटीमीटर आ जाता है। इसी तरह मेरा बेटा ये बात, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा और काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा। मेरा बेटा आपकी जो सजेशंस हैं, ज़ाहिर सी बात है वो टीम के लोग देख ही रहे होंगे। ओके, अब आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा कंपैरिजन आ जाता है, वो है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का। वो जरा देख लीजिएगा। लास्ट पर मैंने बेटा ये लिखा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जॉल। अच्छा बेटा, मेरा बेटा अपलोड हो चुके हैं इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटी। आप जैसे लोगों का वैसे ईकेट का जो एंटी टेस्ट का जो टेस्ट सेशन में वो चैप्टर नंबर 2 और 3 है, 1.184 जॉल। जी बेटा मैंने, इसको मैं अब ब्रेस कर देता हूं। अब मेरा बेटा यही कोशिश होगी कि मेरा जो लेक्चर है वो मज़ीद आधा घंटा मज़ीद बढ़ा दिया जाए, बिकॉज मैं तो ये अच्छी खासी ये चीज़ फील कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के जो कॉमन पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो कंपैरिजन है उसको देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सिमिलरिटीज़ की, और उसके बाद हम बात करेंगे डिसिमिलरिटीज़ की, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और सिमिलरिटीज़ दोनों में जो चीज़ें सेम है उसकी बात करेंगे। सो FE की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की जाए तो आपके पास सबको अच्छे से पढ़ा पड़ता है, कूलम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, K/Q1Q2/R²। और ग्रेविटेशन लॉ जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो आपने मैसेज के दरमियान पढ़ा हुआ था, Gm1m2/d²। अब मेरा बेटा या उसको R² यहां पे ले लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहां पे आपके पास आ जाता है कूलम्स कांस्टेंट, K = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर बात की जाए मेरा बेटा, तो वो आपके पास आ जाती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये बात कीजिए कि अगर दोनों का जो डिस्टेंस है r वो इन्फिनिटी पे लिया जाए, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी भी लिया जाए, तो ये फोर्स जो चार्जेस के दरमियान फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगी, और अगर जो मैसेज के दरमियान फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगी। अगर आप जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इन्फिनिटी पे लेके जाओ। कल भी मेरे से किसी ने एक चीज पूछी थी कि जब डिवीजन में इन्फिनिटी आ रही होती है मेरा बेटा, तो आंसर हमारा जीरो हो जाता है। सिमिलरिटीज की अगर बात करें मेरा बेटा, सो बोथ फॉर्मूलाज हैव द सेम फॉर्म, दोनों की फॉर्म बिल्कुल सेम है। बोथ हैव सेम फॉर्म, दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया जा रहा है, दोनों में इनवर्स स्क्वायर, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। मैं जरा बोर्ड मार्कर चेंज कर लूं यार। दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव है, दोनों फोर्सेस प्रोपोर्शनल आ रही है क्वांटिटी जो उनके कॉजिंग दरमियान में जो कॉजिंग फोर्स की बन रही है। बोथ आर कंजर्वेटिव, both follow the inverse square law, both have the same form, both are proportional to the quantity causing the force, to the product of quantity causing force। जो इनके मैसेज के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और यहाँ पे चार्जेस के दरमियान जो फोर्स की रीजन है उसके को प्रोपोर्शनल आ रही है। तो क्वांटिटी कॉजिंग फोर्स, ये ज्यादा नीचे हो गया, सिमिलरिटीज कुछ ऊपर लिख लेते हैं मेरा बेटा। उसके बाद बोथ आर नॉन कांस्टेंट फोर्स, बोथ आर नॉन कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल है, जरी सी बात है। बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, बहुत से लोग इनके शॉर्ट रेंज कंसिडर करते हैं। बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, देन बोथ आर बेसिक फोर्सेस ऑफ, both forces are exerted parallel to the direction unlike the magnetic force on a charge in magnetic field। उसकी बात रहने ही देते। उसके बाद मेरा बेटा डिसिमिलरिटीज क्या है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंसेस ये हैं भाई कि जो k की वैल्यू है वो g से बहुत ज़्यादा ग्रेटर होती है। k आपके पास 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 आ रहा होता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है उसकी वैल्यू तो बहुत कम होती है, मतलब कि माइनस में होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, F A is stronger than F G। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बिटवीन चार्जेस आ जाती है। और आपके पास बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो बिटवीन मैसेज आती है। और आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ओनली इलेक्ट्रिक, आपके पास ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। किलोवाट एनर्जी का यूनिट है मेरा बेटा, पावर का नहीं। पावर का वॉट यूनिट होता है। मैंने चीज बताई थी मेरा बेटा, P = W/T। अब देखो अगर पावर की यूनिट है तो वॉट होता है, एनर्जी का इसलिए कि जब पावर के साथ वॉट के साथ टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो वो एनर्जी का यूनिट होगा। उसके बाद मेरा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है। उसके बाद मेरा बेटा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इज मीडियम डिपेंडेंट एंड कैन बी चिल्ड, बट जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स का हम लोगों ने पढ़ा था कि वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन मीडियम। कूलम्स लॉ में ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
जब ये ग्रेविटेशन फोर्स को जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट होती है मीडियम से। अब कल को बता दिया मेरा बेटा। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स मेथड और कैपेसिटर का जो 2 टॉपिक है इसको कल शुरू में करेंगे। कल चैप्टर नंबर 13 और 14 भी कंप्लीट करना है। तो कल का जो क्लास है वो अब आपको पास लेंथ 3 आवर्स की क्लास भी हो सकती है। सो मेक श्योर कि कल आपकी जो क्लास है वो लेंथी होगी, क्योंकि हमने इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन देन अगेन अच्छी खासी चीजें हैं, दे नीड अ वाइड एक्सप्लेनेशन, जो इंशाल्लाह कल दोबारा होगी। आपका जो कैपेसिटर से रेलिवेंट जो लोगों के बड़े अजीबो सवालात होते हैं, जो अजीबो गरीब सवालात कैपेसिटर्स के बारे में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि टाइम कांस्टेंट को कम या ज़्यादा करने से डिफरेंट कर्व्स कैसे आती हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में कल बात करेंगे। अभी आप लोगों का जो टेस्ट है वो मैं स्टार्ट करवा देता हूँ।